हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़ा चुकी हूं और अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये 8वां वीडियो है और इसके पहले 7 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण दिए गए हैं और फिर इनका सही क्रम बताना है। लिखा है गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं, पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। अब इनका सही क्रम बताना है कि ये किस क्रम में आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इनमें सही होगा। सबसे पहले आएगा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये बिजली से टकराती है, ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, ये दूसरे पर आएगा। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन यौगिकों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर आएगा पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, ये चौथे नंबर पर आएगा। और अंत में आएगा ये तीसरा वाला, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। तो पहले दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, यानी आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन चक्र पादपों, जंतुओं, बैक्टीरिया, मृदा और वायु जैसे विभिन्न घटकों के बीच नाइट्रोजन की गति का वर्णन करता है। नाइट्रोजन चक्र में शामिल विभिन्न प्रक्रियाएं नाइट्रोजन स्थिरक, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण हैं। तो ये भी प्रक्रियाएं इनमें शामिल हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें कहा गया है कि ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसमें जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रबलता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और प्रबलता, आयाम, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसके पहले भी प्रैक्टिस में जो प्रश्न आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है। पहला है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, दूसरा है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, तीसरा है मुख और चौथा है आमाशय। तो इसमें पूछा गया है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ पर होता है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो बड़ी आंत होती है, इसका कार्य है अपचित खाद्य सामग्री से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना, और मुख में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, यानी मुख में भोजन को चबाया जाता है और यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और मुख को मुख गुहा भी कहा जाता है, मुख गुहा। और आमाशय जो है, इसमें भोजन 4-5 घंटे तक स्टोर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये एक पेशीय खोखला अंग है, ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कैटरपिलर। अगला प्रश्न है कैटरपिलर यानी इल्ली या इसे ही रेशम कीट कहते हैं, जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं वह है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है सेलुलोज। तो कैटरपिलर जो होते हैं प्रोटीन से बने फाइबर को स्रावित करते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है और रेशम के रेशे बन जाते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रोटीन। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है कि पहला विकल्प है वायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और चौथा है अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब आप अधिक व्यायाम करते हैं या ज़्यादा तेज दौड़ते हैं या ज़्यादा साइकिल चलाते हैं या ज़्यादा पैदल चलते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तो क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है। पहला लिखा हुआ है धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं और इनके भीतर वाल्व होते हैं। इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। दूसरा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं। इनके भीतर वाल्व होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। तीसरा है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। इनमें वाल्व नहीं होते। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो धमनियां जो होती हैं रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इनकी जो भित्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? मोटी और प्रत्यास्थ, और इनमें वाल्व भी नहीं होते और इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। तो आपको याद रखना है धमनियों के विषय में, और सिराओं के विषय में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। ये सब आपको ये अंतर याद रखने हैं। और धमनियों में वाल्व नहीं होते और सिराओं में वाल्व होते हैं, ये सब आपको याद रखना है और आपको मैं डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है। तो इसमें मूत्र का वास्तविक मार्ग पूछा गया है। तो वास्तविक मार्ग होता है वृक्क, वृक्क से पहुंचता है मूत्र नली में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में। तो वृक्क की संख्या 2 होती है, मूत्र नली भी 2 होती है, मूत्राशय 1 होता है और मूत्र मार्ग भी 1 होता है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। पहला लिखा है कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती।
जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और चौथा है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसे होती है। तो अब इसमें जो गलत कथन है वह बताने हैं। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है कि कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित है, ये सही है। कथन बी लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती, तो ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, और इसमें लिखा है नहीं, तो ये गलत हो गया। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ये भी सही है। और न्यूरॉन की आकृति तकली जैसे होती है, ये गलत है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और वे तंतुओं के आकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो कोशिका के संदर्भ में गलत कथन बताना है। तो कोशिकाएं सभी जीवों की मूल संरचनात्मक इकाई होती हैं और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें जो गलत है वह बताने हैं। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है, ये आपका सही है। दूसरा लिखा है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। तीसरे में लिखा है जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और न्यूरॉन की आकृति तकली जैसे होती है, तो ये गलत है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें गलत कथन बताना है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है और चौथा गलत है। यानी दूसरा और चौथा गलत है, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। पहला लिखा है दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती हैं। दूसरा है श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तीसरा है श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। और चौथा है दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो जो श्वसन होता है पौधों में वह दिन और रात दोनों में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन लिखे हुए हैं, उसके बाद विकल्प ये लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं। पहला लिखा है अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। दूसरा है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। तीसरा है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। और चौथा विकल्प है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इसमें सही कथन बताने हैं। पहला लिखा है कि अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होते हैं। तो अतिसार तो जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो पहला इसमें गलत हो गया। टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। तो टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, और जो क्षय रोग होता है ये भी जीवाणु द्वारा होता है। इसमें लिखा है प्रोटोजोआ द्वारा, तो आपका दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। सी में लिखा है कि इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होता है, तो ये सही है। और पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा और चौथा इसमें सही हो जाता है, यानी आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं। पहला विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट। दूसरा है टार्टरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट।
और चौथा विकल्प है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। तो खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? तो ये ऐसे रसायन होते हैं जो भोजन को ऐसे रोगाणुओं से बचाते हैं जो इन्हें दूषित या सड़ा सकते हैं, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। अचार में इनका प्रयोग किया जाता है और भी कई चीजें बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है सोडियम मेटाबाइसल्फेट यानी सल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में बल को दाब कहा जाता है। इसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अदिश राशि होती है, यह भी आपको याद रखना है। एसआई मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली, पहला विकल्प है ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। दूसरा है कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित करते हैं, यानी नली तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित करते हैं। तीसरा है धनावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और चौथा है दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। तो जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाती है और कपड़ा धनावेशित हो जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, पहला विकल्प है लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है। दूसरा है लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। तीसरा है लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का हीन चालक है। और चौथा है को प्रतिदिन धोया जाता है जबकि लकड़ी के फर्श को केवल बुहारा जाता है। तो यदि आप लकड़ी के फर्श पर चलते हैं बिना चप्पल के तो वो आपको कम ठंडा लगता है, और यदि आप संगमरमर के फर्श पर चलते हैं तो वो आपको अधिक ठंडा लगता है। यही पूछा गया है इसका कारण। तो सर्दियों में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान आसपास के वातावरण से अधिक होता है और जो ऊष्मा होती है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। तो जब हम संगमरमर के फर्श पर बिना चप्पल के चलते हैं तो हमारे शरीर से ऊष्मा संगमरमर के फर्श की ओर प्रवाहित होती है, तो इसीलिए वह हमें अधिक ठंडा लगता है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वही आपका उत्तर हो जाएगा कि लकड़ी के फर्श की तुलना में जो संगमरमर का फर्श होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए हमें वह ठंडा लगता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। पहला लिखा है डीजल, पेट्रोल, रेयन। दूसरा है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। तीसरा है डीजल, बिटुमेन, कास्टिक सोडा। और चौथा है पेट्रोल, रेयन, पैराफिन, मोम। तो पेट्रोलियम से जो हमें प्राप्त होता है उस समूह को बताना है। तो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होता है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं, तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ। इस वीडियो में नहीं ले पाई है। नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगी, और इसके पहले वाली जो प्रैक्टिस है उनमें सभी में पेडागोजी के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।